कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। शहर कायद में सुरमई बादलों के डेरे हैं। शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। मौसम खासा सुहाना लग रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कायद में सुरमई बादलों के डेरे हैं। शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा शहर के मौसम बारे। आयमा खान, बताइएगा कैसा मौसम है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है? जी बिल्कुल, कराची में तेज हवाओं का राज है। शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। शहर कायद में मसला भी जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। सुबह शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया महकमा मौसमियात की जानिब से, जबकि आज कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 से 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया है। सुबह शाम के औकात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि जारी रहेगा। जी ठीक है आयमा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर कायद में बिजली और गैस के मसाइल के बाद पानी की किल्लत भी बढ़ गई है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई कॉलोनी में 1 बरस से पानी की फ्राहमी मुअत्तल है। इस हवाले से मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में गैस और बिजली के मसाइल के बाद अब शहर कायद के लोगों को पानी के भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह अब्दुल लतीफ भटाई कॉलोनी में। यहाँ पे भी जो है लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। जी बताइएगा कि आपके इलाके में पानी का मसला कब से मौजूद है? हमारे पास तो तकरीबन साल ही हो गया है, ये समझे, साल हो गया और इसके अंदर हम ये परेशान हो रहे हैं। पानी आता है किस्मत से, जो आता है शुरू में आता है 2-3 मिनट आता है पानी, उसके बाद बंद। पीछे इतनी मोटरें लगी हुई हैं, वो जो है ना हमारे पास पानी फिर नहीं पहुंचता। हमारी आखिरी गली है, 7 नंबर 6 नंबर गली है, दोनों में पानी नहीं आता। बाकी वालों को मिलता है, पीछे वालों को उनको मिलता है, वो कोई शोर नहीं करता, हमें कोई सुनता नहीं पहचानता है। काउंसलर आता है, वो गोली दे के इधर से आया इधर निकल जाता है, इस तरह कि बस अभी आ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, उसके बाद वो नहीं आता। अच्छा सर, आप हमें बताइएगा कि आपके इलाके में 1 साल हो गया पानी का मसला है, तो जब पानी नहीं आता तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं अपना? मैडम गुजारा क्या करना है, बोरिंग का पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बोरिंग चला के बच्चे छोटे इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमारे खुद के जिस्म ख़राब हो गए। अब इन्होंने 1 महीने से लोड शेडिंग का मसला बना दिया हमारे लिए। हम लोगों के सबके बिल पूरे क्लियर हैं। यहाँ कोई 1 रुपये भी हम लोगों ने किसी ना कुंडा है ना कोई चोरी है। 5 गलियाँ इन्होंने मिला दी हैं, पता नहीं क्यों मिला दी हैं। इधर अल्टाल टाउन के साथ अल्टाल टाउन में लोग बिल चोरी कर रहे हैं, वो हमें उधर मिला दिए हैं। पानी हमें नहीं दे रहे। पानी के लिए तो हम लोग इतने परेशान हो गए कि शिकायत लेके जाओ तो हम मोटर चेंज कर रहे हैं, हम लाइनें दूसरी डाल रहे हैं। बस यही बातें हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। मुझे इस गली में कम से कम 4 साल उस गली में मुझे हो गए। पहले मैं बी में रहता था, वहाँ पानी आता था। ये सेक्टर में तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, ना कंटोनमेंट दे रहा है, ना हमारे कौंसल साहब बने हैं वो दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे रहा। जब फ़ोन करो बस टोपियाँ, जब फ़ोन करें टोपियाँ, बस यही चल रहा है बस मैडम। जी बिल्कुल, मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि 1 साल हो गया इनके इलाके में जो है वो पानी का मसला चल रहा है। पानी की किल्लत का ये शिकार है। सेक्टर बी में पानी आता है शाह अब्दुल लतीफ भटाई कॉलोनी की, लेकिन सेक्टर ए में जो है वो पानी ताहाल जो है वो यहाँ पे नहीं फराम किया जाता। साथ ही साथ इनका ये कहना है बार बार शिकायतों के बावजूद भी कोई भी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे नहीं आता कि वो पानी के इस मसले को हल कर सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सड़कों पर एम्बुलेंसेज चलती तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन निजी NGO ने शहर कायद में वाटर एम्बुलेंस भी मुतारिफ करा दी है। वाटर एम्बुलेंस की मरीजों को केमाड़ी से बाबा आइलैंड तक हासिल है। IB एम्बुलेंस के बारे में मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं किमाड़ी के मकाम पर। सड़कों पर तो एम्बुलेंसेस आपने चलते हुए देखी ही होंगी। आज हम आपको दिखा रहे हैं पानी के ऊपर जो है चलती हुई एम्बुलेंसेस, और ये एम्बुलेंस जो है एक NGO के तहत चलाई जा रही है और ये मरीज़ों को जो है किमाड़ी से लेकर बाबा आइलैंड तक लेके जाती है। हमारे साथ NGO के एक स्टाफ मौजूद है, इनसे जानते हैं। मरियम, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी एम्बुलेंस है ये कहाँ से किमाड़ी से जो लेके जाती है, तो मरीज़ों को किस तरह लेके जाती है और किस तरह सहूलियात फराम करती है? इस एम्बुलेंस में क्या क्या जो है सहूलियात होती है? बिल्कुल, हमारी जो एम्बुलेंस है वो बाबा आइलैंड से किमाड़ी तक आती है, हमारे पेशेंट्स को छोड़ती है और ये 24 घंटे काम करती है। और जो है 3 आइलैंड्स को ये बोट हमारी कवर करती है, एक बाबा आइलैंड, एक बेट आइलैंड और एक शम्स पीर आइलैंड। इसके अलावा अगर किसी को ज़रूरत होती है तो हम उनको भी ये देते हैं।
तो ये बर वक्त हमारी एम्बुलेंस काम करती है। अच्छा मरियम, ये बताएं कि ये जो सिलसिला है ये कब से जारी है और कोई चार्जेस वगैरह आप लोग लेते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ये सिलसिला तकरीबन 6 महीने से ये चल रहा है और यहाँ पर कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ फ्री है ये। अच्छा मरियम, ये बताएं कि अभी तो हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में आप मौजूद हैं, इसके अलावा कोई डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या कोई टीम्स मौजूद होती हैं? जी बिल्कुल, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद होती है। डॉक्टर नेहा और डॉक्टर जहान ज़ुबैरी यहाँ पर होती हैं। अगर किसी पेशेंट्स को कोई इमरजेंसी है तो वो हमारे लिए उनकी रिकवर करती हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ स्टाफ मौजूद थी और ये एक एनजीओ के तहत ये एम्बुलेंस चलाई जा रही है जो कि किमाड़ी से लोगों को जो है बाबा आइलैंड तक लेके जाती है और यहाँ पर जो है मरीजों का इलाज किया जाता है। उनके साथ साथ ये कहना था कि इस एम्बुलेंस में जो है स्टाफ भी मौजूद होता है, डॉक्टर्स भी मौजूद होती है, साथ साथ मेडिसिन की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद होती है। और अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई सफ़र भी करें तो सफ़र के दौरान आपको ज़रूरत नहीं है कि खूबसूरत से मंजर को आप इंजॉय करें। आप बाहर जो है पानी इस तरह जो है चल रहा होता है, लहरें ऊंची ऊंची हो रही होती हैं और साथ ही साथ कश्तियों की जो है कश्तियाँ भी आसपास आपको नज़र आ रही होंगी चलती हुई। और अब जो है अब इस समंदर में भी जो अपना इलाज करवा सकते हैं और साथ ही साथ ये जो एम्बुलेंस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस इसके लिए नहीं जाते। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमा रेलवे के तहत चलने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज भी कई गाड़ियां घंटों ताखीर से आ रही हैं। आदिया नाज से मजीद जान लेते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां आज भी ताखीर का शिकार हैं। जी आदिया, अपडेट कीजिए। हाँ बिल्कुल, महकमा रेलवे के तहत चलने वाली जो ट्रेनें हैं इनका शेड्यूल ताहाल मामूल पर नहीं आ सका है और आज भी कई गाड़ियां घंटों ताखीर से कराची पहुंच रही हैं। बात करें कि कौन कौन सी गाड़ियां आज घंटों ताखीर से आएंगी तो उनमें जो सबसे ज़्यादा ताखीर का शिकार है उस हवाले से कराकरम एक्सप्रेस है जो तकरीबन 7 घंटे की ताखीर से आ रही है। इसके बाद अगर बात करें तो तकरीबन रहमान बाबा एक्सप्रेस है जो कि ताखीर का शिकार है और 2 घंटे की ताखीर से आएगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2.5 घंटे की ताखीर से पहुँची है। कराची एक्सप्रेस तकरीबन लगभग 3 घंटे की ताखीर से आई है। मिलत एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट जबकि बहाउद्दीन ज़करिया 4 घंटे की ताखीर से कराची पहुंची है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखीर का शिकार है। फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस भी 4 घंटे की ताखीर से कराची जो है वो पहुंचेगी। तो ये रोज़ाना का शेड्यूल है जो कि अभी तक मामूल पर नहीं आया है। लेकिन थोड़ी सी बेहतरी ये देखने में आई है कि जिस तरह से मुसाफिरों को 24-24 घंटे 21 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा था तो इस हवाले से कारकर्दगी में थोड़ी सी बेहतरी देखने में आई है कि गाड़ियां अब जो है वो तकरीबन 3 या 4 घंटे के गैप पर आ गई हैं। पहले तो मुसाफिरों को 15-15, 14 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ रहा था। ये शेड्यूल महकमा रेलवे का ये बताना है कि मामूल पर लाने के लिए हमें जो है बहुत सारी मुश्किलात को जो है वो फेस करना पड़ा है। इसके साथ साथ जो असल वजूहात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो कराची से लेकर सक्खर तक का ट्रैक है वो किसी हद तक जो है वो कमज़ोर ट्रैक है जिसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड वहाँ पर जो है वो स्लो रखना पड़ती है और अगर तेज़ स्पीड हो तो हादसात का खदशा भी होता है। पंजाब के ट्रैक के ऊपर देखा जाए तो बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत ने नई भर्तियों पर पाबंदी पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया है। 9 अगस्त को नई भर्तियों पर पाबंदी का फैसला दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने समरी तैयार कर ली है। एक सफ़े पर मुश्तमिल समरी की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की जानब से जाते जाते वक्त की मुद्दत खत्म होने के बायस मुख्तलिफ सरकारी इदारों में सरकारी मुलाजमतें देने के फैसले पर सिंध हाई कोर्ट की जानब से आयद पाबंदी यानी फरोग नसीम की जानब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस दरख्वास्त पर जो फैसला आया उस फैसले पर फौरी तौर पर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद शुरू किया। ये फैसला सिंध हाई कोर्ट की जानब से 9 अगस्त को पाबंदी का सुनाया गया था जिसके बाद सिंध सरकार ने फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू किया और महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 9 अगस्त को समरी तैयार की जो समरी सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन सैयद खालिद हैदर शाह की दस्तखत से तैयार की गई। जो समरी जो सेक्रेटरी सर्विसेज ने 9 अगस्त को वज़ीर हाउस को अरकान की एक सफ़े पर मुश्तमिल समरी की काफी जो मौसूल हो चुकी है जिसमें ये समरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा दीगर असम पर भर्तियों की पाबंदी की समरी में सिफारिश की गई थी जिस पर वज़ीर सिंध ने 11 अगस्त को सिंध काबीना से हतमी मुशावरत की और हतमी मुशावरत के बाद 1 से 15 ग्रेड तक मुलाजमतों पर पाबंदी आज की जो सिंध काबीना की निगरानी से कभी उसमें भर्तियाँ नहीं की जाएगी। लेकिन समरी में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो असम में 16, 17 और 18 ग्रेड की इन भर्तियों पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन
भर्तियां कर सकती है, लेकिन निगरान हुकूमत या इस वक्त जो है जो सेटअप है इसके तहत कोई नई भर्तियां नहीं की जा सकती, जिस समरी पर भी वज़ीर हुसैन सैयद मुराद अली शाह ने दस्तखत की, जो 11 अगस्त को मंजूर हो चुकी है। जी ठीक है, आज़ाद नूरिया हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध सरकार ने महकमा खजाना सिंध के 17 ग्रेड के 5 लोकल फंड ऑडिट अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद बात करेंगे, आज़ाद नूरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा खजाना सिंध के 5 17 ग्रेड के लोकल फंड ऑडिट अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा खजाना सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक सैयद फैज दरिया शाह को ऑडिट अफसर DMC वसी कराची और आबिद अली बंगी को ऑडिट अफसर DMC मलिक कराची तैनात कर दिया गया, जबकि गुलाम मुस्तफा अब्बासी को ऑडिट अफसर 2 अजला में तैनात कर दिया गया है। इन अजला में उमरकोट और सरफरकर शामिल हैं, जबकि मोहम्मद अली भुट्टो को ऑडिट अफसर DMC जनूबी कराची और सरदार लाल को ऑडिट अफसर लोकल फंड ऑडिट हेडक्वार्टर कराची तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आज़ाद नूरिया अपडेट कर रहे थे। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने लियारी की दीवारों को खूबसूरत बनाने का अज़्म कर लिया है। लियारी के गेट और एतराफ़ की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स कर दी गई हैं। तफसीलात बताएंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद। देखिए जी, कराची बदल रहा है और लियारी बदल रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर इश्तहारात की भरमार दिखाई देगी, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी में, क्योंकि लियारी है दिलबर जानी और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ लियारी की दीवारों को सजाने का काम सिंध हुकूमत, वज़ीर बल्दियात, मुशीर कानून और साथ ही जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मियां कराची हैं, इनकी जानिब से किया गया है। लियारी टाउन क्योंकि अब एक अलग टाउन बन चुका है, तो यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो खासी मुतारिक दिखाई दे रही है। लोग भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले जो है यहाँ की दीवारें इंतहाई गंदी होती थी, लेकिन अब इन दीवारों के ऊपर खूबसूरत से जो है वो पोस्टर्स लगाए गए हैं, पेंटिंग्स बनाई गई हैं। बाकायदा तौर पर जो वेलकम टू लियारी का गेट है उसको भी सिंध की सकाफत, जो सिंधी अजरक और टोपी के डिज़ाइन हैं उससे जो है वो सजाया गया है। यहाँ पर एक भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। भाईजान, लियारी तो पहले खौफ की अलामत था, अब माशाल्लाह अमन हो चुका है। बहुत अमन हो गया है, पहले गोलियां चलती थी, अभी बहुत अमन हो गया है। लियारी में हमारे ये बेहतरीन तस्वीरें बन रही हैं, और जगह भी होनी चाहिए। लियारी की दीवार में ककरी ग्राउंड जैसे बनाया है, ये अदरक गेट बनाया है, पेपर्स पार्टी का काम है। और लियारी में और जगह भी ये तस्वीरें होनी चाहिए, जगह जगह। लियारी हमारी दिलबर जानी है। जी बिल्कुल, लियारी है दिलबर जानी। और अब जब यहाँ पे जो भी शख्स यहाँ से गुजरता है तो वो सेल्फी बनाए बगैर यहाँ पर नहीं रहता। DMC साउथ जो लियारी टाउन क्योंकि अब बन चुका है, लियारी टाउन की इंतज़ामिया जो है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आ रही है और ना सिर्फ इसको देख रही है, बल्कि यहाँ पर खुसूसी तौर पर एक जो है वो अमला डिप्लॉय किया गया है, जो कि सुबह आता है और यहाँ पर सारी चीज़ों को देख कर जाता है। किसी ने कोई पान की जो है वो थूक तो नहीं फेंक दी है, या फिर इस किस्म के कोई जो है वो वाक़या तो पेश नहीं आया। हम इसकी निगरानी के लिए बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए अपोजिशन लीडर राना अंसार और वज़ीर आला सिंध की ऑफिशियली मुलाकात में मुशावरत हो गई। राना अंसार का कहना है कि वज़ीर आला सिंध पार्टी की क़यादत से मुशावरत करके 3 नाम देंगे। जब पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए नाम आएंगे तो हम भी नाम दे देंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा है जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से, जो इनके साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। आज सिंध असम्बली की अपोजिशन लीडर राना अंसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनकी जो है वज़ीर आला से निगरान वज़ीर आला के लिए जो है ऑफिशियल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो है निगरान वज़ीर आला के लिए क्या मशावरत जो है वो हुई है, किन नामों पर गौर किया गया है, आए हम इनसे जानते हैं। राना अंसार साहब मुझे बताइएगा क्या नाम, किन नामों पर गौर किया जा रहा है आपकी जानिब से? मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान ने किन नामों पर गौर किया, क्या नाम दिए गए हैं, या फिर जो है वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से कोई नाम दिया गया है, और किन पार्टी से जो है अब तक आप लोग की मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आला के लिए? कल असम्बली तहलील हुई है
और आज पहली मीटिंग सीएम साहब ने जो है ना मुझे कॉल किया था। और दूसरी बात ये है कि आज मुशावरत का पहला दिन था और उनका ये कहना था कि हमारी लीडरशिप से जो है नामों के निगरां वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत का अमल जारी है। तो जैसी मुशावरत का अमल ख़त्म होगा हम आपको 3 नाम जो है वो आपके साथ आपको देंगे। और इसी तरह से हमारा भी लीडरशिप है और मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों से हमारी मीटिंग्स भी जारी हैं और काफ़ी मीटिंग हुई भी हैं। और इंशाल्लाह यही कोशिश है कि ऐसा निगरां वज़ीर आला तमाम अपोजिशन जमातों ने जो तय किया हुआ है उसको हम लेकर आए। क्या कहते हैं वज़ीर आला से आपकी मुलाकात हुई तो मुराद अली शाह क्या कह रहे हैं, किन नामों पे वो ज़्यादा गौर कर रहे हैं कि यही जो है निगरां वज़ीर आना चाहिए, और मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट कैसा वज़ीर आला चाहिए कि वो निगरां वज़ीर आला आकर जो है जो काम रुके हुए उन पर ज़्यादा नज़रसानी करे और वो काम करवाए? देखिए वो उनका तो अभी उनका तो ये कहना है कि हमारी अभी लीडरशिप ने कोई अभी तक फ़ैसला नहीं किया, लेकिन हम जो हैं हमारी तो सारी मुशावरत का अमल पूरा तकरीबन हम सबसे कर रहे हैं। और निगरां वज़ीर आला जो है वो इस तरह का आना चाहिए कि एक तो गैर सियासी हो और दूसरा जो है वो आकर इस जो सूबाई हुकूमतें जो इस वक्त मौजूद है वो जो महरूमियों के शिकार हैं यहाँ सिंध की आवाम, उसकी कम से कम आकर वो उसकी जो चीज़ें हैं उसका अजाला कुछ उसका हो सके। यहाँ की आवाम बहुत परेशान है और यही चाहते हैं कि उनकी जो महरूमी, अभी आपने देखा कि हम तो पानी पीने को तरस रहे हैं, साफ़ पानी मुहैया नहीं है। हम तो वो पानी गदला पानी पी रहे हैं जिसके अंदर आप जाएँ फुलेली नहर देखेंगे ना तो वहाँ पर भैंसें नहा रही हैं। तो अभी तो आवाम को हम तो यही कह रहे हैं कि स्कूल्स में बच्चों की तादाद बढ़नी चाहिए आपको। और बच्चा आज नौजवान डिग्री लेकर फिर रहा है, उस बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई, उसको भी कम से कम देखा जाए। देखिए ये हमारे साथ मौजूद थी सिंध असम्बली की अपोजिशन लीडर राना अंसारी साहब। इनका ये कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी जो है क़यादत से मशावरात करने के बाद जो है वो जो है निगरां वज़ीर आला के लिए नाम पर जो है गौर करेंगे। इनका ये भी कहना था कि निगरां वज़ीर आला वो होना चाहिए जो सिंध की आवाम के लिए जो है उनको उनका हक़ राय दिलाए, क्योंकि यहाँ पर जो सिंध की आवाम है जो जितनी परेशान है वो ऐसा वज़ीर आला चाहते हैं, निगरां वज़ीर आला वो यहाँ पर आके आवाम के लिए बात करे और आवाम के जो हक़ है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एहतसाब अदालत में क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद जानते हैं, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिए। जी, क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट का ये रेफरेंस है। MKM रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल दीगर मुल्ज़मान के हमरा एहतसाब अदालत में पेश हुए। रेफरेंस के दायरा अख्तियार से मुतल्लिक मुल्ज़मान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है और आज इसमें तवील दलाइल दिए हैं वकला की जानिब से, और अदालत ने इस पर 17 अगस्त के लिए फैसला महफूज किया और समाअत मुलतवी की है। दौरान समाअत फारूक शनाइक हसान साबिर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। इसके साथ ही मुल्ज़मान की जानिब से बरियत की भी दरख्वास्त दायर की गई है। हसान साबिर एडवोकेट का ये कहना था कि जब ये रेफरेंस बना गया तो इसमें कई कोताहियों को नजर रखा गया है और हकाइक को नजरअंदाज किया गया है। जब ये अलॉटमेंट की गई उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल मेयर नहीं थे और उनके मौक्कल को सिर्फ और सिर्फ सियासी वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर इस रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। लिहाजा जो मुल्ज़मान हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल और दीगर, उनको इस रेफरेंस से बरी किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद अपडेट करने के लिए। मेयर कराची की हिदायत पर पानी चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। SSU की भारी नफरी के हमरा एंटी थेफ्ट सेल ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। मजीद तफला जानते हैं, एहसन अवासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा कौन कौन से मकामात पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, मेयर कराची की हिदायत पर जो है वो पानी चोरों के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर लिया गया है। वो मुताल्लिका उन मकामात पर जहाँ पे पुलिस जो है वो सरपरस्ती करती थी उन हाइब्रिड गैर कानूनी माफिया की, तो उसके पेश नज़र जो है वो नई हिकमत अमली के साथ जो है वो एंटी थेफ्ट सेल अब उतरता हुआ नज़र आ रहा है। SSU के कमांडोज जो हैं वो फराम कर दिए गए हैं एंटी थेफ्ट सेल को। अब एंटी थेफ्ट सेल जो कार्रवाइयाँ करेगा शहर भर में पानी चोरों के ख़िलाफ़, उसमें जो है वो मावनत फराम करेगी SSU। इस वक्त भी जो है वो ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। अब यहाँ से एंटी थेफ्ट सेल के दफ्तर से जो है वो टीमें जो है वो निकल रही हैं और शहर के दीगर मकामात पर जो है वो पानी चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी बताया ये जा रहा है कि K3
की जो लाइन है उस पे चलने वाले वो तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट जो हैं जिनकी निशानदेही की गई है इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात के मुताबिक। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुछ बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से। यौम आज़ादी के मौके पर शहरी ने बाबा कौम के मज़ार का मॉडल बना लिया है। मज़ीद बताएंगी अक्सर शाहिद। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के मौके पर लोग घर सजाते हैं, गलियां सजाते हैं, दुकानें सजाते हैं, पर पाकिस्तान से आज़ादी का मोहब्बत का इजहार करने का एक नया अंदाज़ जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है। इसको बनाने वाले कौन हैं और कितने ये वक्त में बनाया, किस चीज़ से बनाया, इस वक्त हक नवाज़ मौजूद हैं, रसबेला के रिहायशी हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कितना वक्त लगा इस मॉडल को तैयार करने में? मैडम तकरीबन मुझे 6 महीने लगे तैयार करने में। जैसे वक्त मुझे मिलता था, थोड़ा थोड़ा वक्त मिले, मैं बनाता रहूँ। अच्छा ये बताइएगा किस चीज़ से बनाया आपने? ये प्लाई का बना हुआ है सारा। ये प्लाई है, मसनूनी घास लगाई है, मसनूनी फौजी बनाए, मसनूनी दरख्त लगाए, सब मसनूनी। और इन सब में कितना खर्चा आया? ये तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये मेरा लगा इसके ऊपर। अच्छा, आपने इतना खूबसूरत जो है वो मॉडल तैयार किया है, तो 14 अगस्त पे क्या पैगाम देंगे शहर को? कायदा मोहम्मद जिन्ना ने इतना बड़ा पाकिस्तान दिया है, हम इतना छोटा सा मॉडल तैयार नहीं कर सकते। ये मेरे दिल ने किया। मैं बोला नहीं यार, इस दफ़ा मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह कायद-ए-आज़म के लिए। सुना कि कायद-ए-आज़म से इजहार मोहब्बत के लिए जो है ये खूबसूरत मॉडल तैयार किया गया है। इसको तैयार करने में जो है वो 6 महीने लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है ये मॉडल तैयार किया गया है 6 महीने में। इसमें जो भी खर्चा आया वो इनकी अपनी जेब से है। पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत का ये ऐसा तरीका जो है आज तक। बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद, हमें अपडेट कर रही थी। सुबह सिंध में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह बराए फूड एंड एग्रीकल्चर जेम्स रॉबर्ट का कहना है कि सिंध के काश्तकारों का सबसे अहम मसला सैलाब और ज़रूरी बीमारियां हैं। मज़ीद वो क्या कहते हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जो एक कराची के अंदर जो एग्रीकल्चर को लेके जो ये एक्सपो की गई है, ये अपनी नौयत की पहली एक्सपो है। और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हैं UN के जो है उस वक्त जेम्स, जो कि पाकिस्तान में तैनात है फूड एंड एग्रीकल्चर को लेके, जो वो तमाम चीज़ों को यहाँ देखते हैं। इनका हेड ऑफिस हैदराबाद में है, वो यहाँ पर आए हुए हैं। खुसूसी तौर पर हम उनसे पूछते हैं, जेम्स, हाउ यू सी दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन इन फर्स्ट टाइम इज़ हेल्ड इन कराची? So how you see the UN, how can see this agriculture exhibition in Karachi? These agriculture expos provide an excellent opportunity for us to expose our farmers to the different types of markets, because the future of export market lies in the hands of the small farmers. So when we bring the farmers here to these expos to see the standards that are required by international markets, we help them to appreciate the need to improve on production, to improve on hygiene, to improve on packaging and processing. James, you are settled in Pakistan, in Hyderabad, the city the next to Karachi, and how you see the farmers. You are very in between these farmers. So how you see these farmers and how the agriculture in Pakistan going now? The only problem that the farmers are faced with are the problems, the effects of climate change. When you look at the flash floods, you look at the resurgence of pests and diseases, the farmers, despite putting in a lot of effort, they are making losses. So FAO and the UN at large are working with the government of Sindh to make sure that we are able to build capacity of the communities to adapt to the effects of climate change. We have a large community outreach where we are training farmers on adaptive practices to make sure that even if climate change effects exist, they should be able to make a living in the conditions they are living. जैसे कि जेम्स ने हमें यही बताया कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, ख़ास करके जो इंटीरियर सिंध में काम करते हैं। और UN जो यहाँ बैठा है और जो यहाँ पे उनके ऑफिसेज़ हैं वो यही उनको इस तरीके से उनको गाइडलाइन और उनको चीज़ें बताते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। और सिंध के अंदर हालिया जिस तरीके से हमने देखे जो सैलाब आए हैं और आने वाला जो ये मानसून है उसके अंदर भी खदशा यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि जो फार्मर्स और जो हमारी कपास या दूसरी और जितनी हमारी एग्रीकल्चर है जो उसकी ज़राअत है उसको नुकसान पहुंच सकता है। उन चीज़ों को लेके जो है UN जो है वो हमारे फार्मर्स को ट्रेनिंग्स भी देते हैं, उनको आगाही भी फराहम करते हैं। और ऐसी एक्सपोज जो हैं उनको दुनिया से मिलाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया इसको करार दिया गया है, ताकि वो दुनिया में देखें कि किस तरीके से इस ज़राअत के अंदर जो है वो जिद्दत लाई जा सकती है और दुनिया के साथ जो है वो पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसको भी कॉम्पीट किया। बहुत शुक्रिया अयाज राना, हमें अपडेट कर रहे थे।
स्कूल्स और कॉलेजेस में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मज़ीद बताएंगी सबा परवेज़। जी बिल्कुल, 14 अगस्त में एक रोज़ बाकी और मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है वो 14 अगस्त की तकरीबात का जो है वो सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर जो है वो स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से जो है मेरे साथ बात करने के लिए स्कूल की सरबराह मौजूद है। इनसे जानते जी, मुझे बताइएगा कि स्कूल की जो आपने ये आज एक्टिविटी इनेकाद किया है, क्यों किया और क्या वजह? इसमें देखिए 14 अगस्त के हवाले से हम हमेशा हर साल कुछ ना कुछ इवेंट रखते हैं, कभी फुटबॉल मैच, कभी क्रिकेट मैच। तो इस साल हमने ये जश्न आज़ादी के सिलसिले में इंटर स्कूल जश्न आज़ादी टूर्नामेंट रखा है। तो यहाँ इसमें डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें आज बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और इंशाल्लाह फिर विनर और रनर को प्राइजेस दिए जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुख्तलिफ स्कूल्स जो हैं वो इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो है वो क्रिकेट का टूर्नामेंट का जो है वो इनेकाद किया गया है। इसके अलावा स्पीचेस हुई हैं, उर्दू में हुई है, अंग्रेज़ी में हुई है, और मुख्तलिफ किस्म के टैबलोज़ और जो है वो मिली नगमों का जो है वो इनेकाद किया गया था तकरीब में। और इनका यही कहना था कि वो हर साल जो है वो ये तकरीब का। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के